हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड का ये प्रैक्टिस क्लास है। प्रैक्टिस क्लास इससे पहले एक हुआ है, ये क्लास नंबर 2 है। अगर उस क्लास को नहीं किए हैं तो आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। हमारा फोकस रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को सॉल्व करें और जैसे भी क्वेश्चन पूछे हर तरह के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके ही एग्ज़ाम सेंटर में जाए, ताकि हम लोग का वहाँ पर करेक्ट हो सके आंसर। तो ये क्लास 2 है, प्रैक्टिस सेट नंबर क्लास 2। इसमें हम लोग 20 क्वेश्चंस को करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस हम यहाँ पर करेंगे सारे के सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम के लिए। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। आप लोग को और एक काम करना है, अपना नोटबुक लेके बैठे, ताकि जैसे कि कोई भी हिंदी वर्ड होता है, बहुत से ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ में नहीं आते हैं, तो उसको हम लोग इंग्लिश से रिलेट करके पढ़ेंगे, इंग्लिश से उनका मीनिंग जान के पढ़ेंगे, जिससे हम लोग को आसानी हो जाए, ताकि वो अगला चैप्टर कहीं पर भी वो वर्ड आ जाए तो उसको समझने में आसानी हो सके। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहला क्वेश्चन है, प्रिंसिपल ऑफ बिहेवियर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है स्किनर, थॉर्नडाइक, पावलोव, C.L. हल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पर जो आप नाम देख रहे हैं, जैसे कि स्किनर, ये भी बहुत बड़े जो है मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट हैं। थॉर्नडाइक हैं, पावलोव, इनके बारे में भी हम लोगों को थोड़ा थोड़ा पढ़ के जाना होगा। इनके सिद्धांत के बारे में पूछा जाता है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। लेकिन 31 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी। 32 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन होती है? ऑप्शन ए है शेषावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, किशोरावस्था। ये जो स्टेजेस हैं ना, स्टेजेस के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ के जाना है, इससे क्वेश्चन आता है। बहुत सारे प्रैक्टिस सेट हैं जिसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखना है। 33 नंबर क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक ने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? थॉर्नडाइक कौन है? एक मनोवैज्ञानिक है। उन्होंने व्यक्ति को किस आधार पर बांटा है? ऑप्शन है चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर, प्रभुतापूर्ण व अधीनस्थपूर्ण के आधार पर, स्वतंत्रता व निर्भरता के आधार पर। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए, चिंतन व कल्पना शक्ति के आधार पर। थॉर्नडाइक जो है ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसके बारे में पढ़ करके जाना है, इसके बारे में पढ़ना है, इनके सिद्धांतों के बारे में पढ़ना है। तो मैं थॉर्नडाइक के बारे में यहाँ पे कुछ बताऊंगी जिसको आपको नोट कर लेना है। तो थॉर्नडाइक जो है मनोवैज्ञानिक थे, कहाँ के? अमेरिका के, इसको ध्यान में रखना है। अमेरिका के ये मनोवैज्ञानिक थे और थॉर्नडाइक ने एक प्रयोग किया था, और जो वो प्रयोग था किस पर हुआ था? बिल्ली के ऊपर हुआ था, ठीक है, बिल्ली के ऊपर। तो ये उन्होंने एक सिद्धांत दिया था। थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है उसमें उस सिद्धांत का बहुत सारा उपनाम है, तो मैं आपको यहाँ पे 2-3 नाम सिद्धांत का उपनाम बताऊंगी, वो भी डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला आप लोग लिख लीजिएगा, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, ठीक है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, ये हो गया। और एक पूछा जाता है जैसे कि SR बॉन्ड, एस का मतलब होता है स्टिम्युलस होगा, और SR बॉन्ड के नाम से भी इसके थ्योरी को जाना जाता है, जिसमें स्टिम्युलस, एस का मतलब स्टिम्युलस होता है, स्टिम्युलस होगा, और आर का मतलब रिस्पॉन्स होता है। जब हम लोग थॉर्नडाइक के बारे में पढ़ेंगे तो अच्छे से इसको कवर करेंगे, इसका मतलब हो जाएगा रिस्पॉन्स। तो इसका 2-3 नाम, जैसे प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी कहा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन है, वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है? वृद्धि को, ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ, इसका जो
करेक्ट आंसर देखते हैं यहाँ पर कौन सा होगा। पर्यावरण, एनवायरनमेंट, स्वास्थ्य, आहार, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा। तो यहाँ देखिए ये गलत दिया हुआ है, इनमें से सभी होगा इस जगह, ऑल ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, ऑल ऑफ दी एबव। तो वृद्धि को प्रभावित करने वाले, अफेक्टिंग ग्रोथ, कौन, पर्यावरण भी करता है और वातावरण भी करता है, आहार भी करता है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दी एबव होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा ऑल ऑफ दी एबव। 35 नंबर क्वेश्चन है, आनुवांशिकता का नियम किसने प्रतिपादित किया था। हु प्रोपाउंडेड द लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी किसने दिया था। तो ऑप्शन ए है लेमार्क, डार्विन, मेंडल, इनमें से सभी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, मेंडल ने लॉ ऑफ हेरिडिटी दिया था। 36 नंबर क्वेश्चन है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित नामक अवस्था की अवधि, इंद्रिय जनित नामक, इसका मतलब क्या होगा, सेंसर मोटर। ठीक है, ये एक स्टेज है, सेंसर मोटर स्टेज, इसको याद रखिएगा, इंद्रिय जनित नामक अवस्था। तो ऑप्शन ए है जन्म से 2 वर्ष तक, 2 से 7 वर्ष तक, 7 से 11 वर्ष तक और 11 वर्ष से आगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, जो कि जन्म से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष तक। जीन पियाजे के बारे में भी हम लोग को पढ़ना है कि जीन पियाजे कौन थे और उन्होंने ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कितने स्टेजेस में बांटा है। तो मैं जीन पियाजे के बारे में यहाँ पर बताऊंगी, आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास यानी कि कॉग्निटिव, ह्यूमन कॉग्निटिव, देखिए मानव संज्ञान विकास, जिसको ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को इन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा है। ठीक है, 4 अवस्थाओं में बांटा है। पहला लिख लीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, सेंसर मोटर स्टेज। सेंसर मोटर स्टेज, इसमें क्या है, 0 से 2 वर्ष तक, 0 से 2 वर्ष यानी कि जन्म से 2 वर्ष तक, ये हो गया पहला स्टेज। सेकेंड स्टेज आप लोग यहाँ पर लिखिएगा, इसको ध्यान देना है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सेकेंड स्टेज है जो कि प्री ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या पूर्व वैचारिक अवस्था, ये क्या होता है, 2 से 7 वर्ष तक होता है। प्री ऑपरेशनल स्टेज जो है 2 से 7 वर्ष तक इन्होंने 7 वर्ष तक इन्होंने कहा है, 2 से 7 वर्ष तक। फिर तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर हम लोग देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितना तक में आता है, वो है 7 से 11 वर्ष तक इन्होंने बांटा है, 7 से 11 वर्ष तक। और अभी चौथा नंबर हम लोग देखेंगे जो कि है फॉर्मल, 4th नंबर है जो कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसको इन्होंने 12 वर्ष से अधिक एज वालों को इन्होंने इस स्टेज पर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में रखा है। तो ये है 4 अवस्थाओं में उन्होंने मानव संज्ञान विकास को समझाया है। तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे। मैं और एक बार यहाँ पर बता दूंगी, जीन पियाजे ने मानव संज्ञान विकास यानी कि ह्यूमन कॉग्निटिव डेवलपमेंट को 4 स्टेजेस के आधार पर इन्होंने समझाया है। पहला है जो कि जन्म से 2 वर्ष तक, जिसको बोलते हैं सेंसर मोटर स्टेज, 2 से 7 वर्ष तक जिसको बोलते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। उसके बाद आता है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जो कि 7 से 11 वर्ष, और है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज जो कि 11 वर्ष से आगे तक को इन्होंने बांटा है यानी कि समझाया है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो कौन सा, जीन पियाजे के अनुसार इंद्रिय जनित यानी कि इंद्रिय जनित नामक अवस्था यानी कि सेंसर मोटर स्टेज जो है जन्म से 2 वर्ष तक। इम्पॉर्टेंट है, इससे हम लोग अलग से समझेंगे अलग वीडियो में। तो यहाँ पर हम लोग अभी जल्दी से कर लेते हैं 20 क्वेश्चंस को। कई प्रकार के कौशलों में निपुण होना क्या कहलाता है। 37 नंबर ऑप्शन ए है बुद्धिमापन, बुद्धिलब्धि, बुद्धि परीक्षण, बहुआयामी वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुआयामी यानी कि मल्टीपल इंटेलिजेंस। इसको आप लोग लिख लीजिएगा,
मल्टीपल इंटेलिजेंस। 38 नंबर क्वेश्चन है, सृजनात्मक की पहचान किससे होती है, यानी कि व्हाट इज द आइडेंटिटी ऑफ क्रिएटिविटी। सृजनात्मकता मतलब क्या होता है, क्रिएटिविटी, इसे लिख लीजिएगा ताकि आगे कोई भी क्वेश्चन में आए तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि इसका मतलब जो है क्रिएटिविटी होता है। तो क्रिएटिविटी की पहचान किससे होती है, पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, संगीत से, नवीन परिणामों से। 38 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नवीन परिणामों से, न्यू रिजल्ट से जो है सृजनात्मक यानी कि क्रिएटिविटी की आइडेंटिटी यानी पहचान हम लोग कर सकते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष वाली छात्रों की पहचान होती है। दृष्टि दोष यानी कि जो विजन इम्पेयरमेंट है, देखने में जिसको प्रॉब्लम होती है, आँख की बनावट में दोष होना, भेंगेपन की शिकायत होना, सिर दर्द से कोई नहीं या फिर उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, शारीरिक रूप से विकलांग छात्रों की शिक्षा व्यवस्था में शामिल है। द एजुकेशन सिस्टम फॉर फिजिकल हैंडीकेप्ड स्टूडेंट, ठीक है, जो कि फिजिकल हैंडीकेप्ड स्टूडेंट के लिए शिक्षा व्यवस्था शामिल है। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, अध्यापकों द्वारा विशेष ध्यान, विशेष प्रकार की शिक्षण विधि या उपरोक्त सभी। 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। 41 नंबर क्वेश्चन है, कम गति से सीखने वाले बच्चों की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए है, इनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी है, इनमें कक्षा में समायोजन में कोई कठिनाई उत्पन्न नहीं होती। ऑप्शन सी है, उन्हें केवल गणित में कठिनाई होती है। इनमें से कोई नहीं। तो 41 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, उनमें किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है। देखिए, कम गति से सीखने वाले, जो स्लो सीखते हैं, कम सीखते हैं, द मेन यहाँ पर है मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्लो लर्निंग चिल्ड्रेन। कम गति से सीखने वाले स्लो लर्निंग चिल्ड्रेन की जो है कैरेक्टर हम लोग को बताना है, उसकी विशेषता बताना है। तो उनमें क्या होती है, किसी न किसी प्रकार की अक्षमता होती है जो उनके ज्ञानार्जन व शैक्षिक उपलब्धि को प्रभावित करती है, जिस वजह से जो है वो धीरे सीखते हैं। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। 42 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष से युक्त बच्चों की आकृतियों का ज्ञान देना चाहिए। मौखिक व्याख्यान द्वारा, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा, क्षेत्र भ्रमण द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो 42 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिआयामी आकृतियों के स्पर्श द्वारा। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई का उपयोग सुनने की क्षमता की जांच हेतु किया जाता है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने किया उसमें भी ये क्वेश्चन था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेसिबल का हम लोग यूज करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो जो है साइन लैंग्वेज, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज का हम लोग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए है, दृष्टि दोष युक्त बच्चे, मुकबधिर, मंदबुद्धि, इनमें से कोई नहीं। जो देख ही नहीं पाएगा उसको हम लोग साइन लैंग्वेज से बोलेंगे तो क्या उसको देख ही नहीं पाएगा तो वो क्या समझेगा। तो ऑप्शन ए तो ऐसे ही नहीं होगा। मंदबुद्धि ऑप्शन सी भी नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। तो मुकबधिर बच्चों को जो है सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके शिक्षा दे सकते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक प्रभावी शिक्षक के लिए आवश्यक है। एन इफेक्टिव टीचर यानी कि प्रभावी शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। उच्च जाति से संबंधित हो, बिल्कुल नहीं, ये तो होगा ही नहीं। उसका उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर हो, उच्च सामाजिक आर्थिक स्तर, ये सब हम लोग नहीं देखते हैं। ये प्रभावी शिक्षक का कोई कैरेक्टर होता नहीं है। वह संप्रेषण में निपुण हो, वह कठोर हो, कठोर तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा वह संप्रेषण में निपुण हो। देखिए, वो अगर एक्सप्लेन करेगा एकदम इजी वे में जिससे बच्चों को समझ में आ जाए तो ये क्या होगा, एक प्रभावी शिक्षक का ये गुण होता है। तो ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट आंसर होगा।
46 नंबर क्वेश्चन है, बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। देखिए स्टेजेस को हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। बाल्यावस्था, शेषावस्था, किशोरावस्था, पौढ़ावस्था, ये सब क्या होता है, इसके बारे में पढ़ के ही जाना है। तो बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल किसने कहा है। 46 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोल व ब्रूस ने जो है बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है। देखिए ये जो एज वाली जो स्टेजेस वाले क्वेश्चन है फिर यहाँ पर आया है। 47 नंबर है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है, बच्चा कब रिपीट करता है, बार बार एक ही चीज़ को करता है। 47 नंबर क्वेश्चन है, करेक्ट इसका जो ऑप्शन है बाल्यावस्था में, शेषावस्था में, किशोरावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, ये चारों ही स्टेजेस को हमें अच्छे से पढ़ना है। तो दोहराने की प्रवृत्ति, बार बार बच्चा रिपीट करता है, कौन सी अवस्था में, वो शेषावस्था में करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिभावान छात्र की बुद्धि लब्धि, IQ, हम लोग को IQ भी पढ़ना है। तो जो प्रतिभावान स्टूडेंट है यानी कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट है उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, 140 से जिसका ऊपर होता है IQ लेवल, वो क्या होते हैं, ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं। और जो नॉर्मल होता है वो कितना होता है, 110 तक में ये सामान्य होता है। फिर जो 110 तक में ये सामान्य होता है। IQ के बारे में भी पढ़ना है। 49 नंबर क्वेश्चन है, विशिष्ट बालकों के प्रमुख प्रकार हैं, दृष्टिबाधित, अस्थिबाधित, श्रवण बाधित और उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, अधिगम का शिक्षा में योगदान है, कंट्रीब्यूशन ऑफ लर्निंग टू एजुकेशन इज, एजुकेशन का लर्निंग यानी कि अधिगम को यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। अधिगम बहुत जगह पूछा जाता है। अधिगम का मतलब क्या होता है, ये लर्निंग होता है, ठीक है, लर्निंग होता है। अधिगम का मतलब लर्निंग यानी कि सीखना होता है। तो अधिगम का शिक्षा में योगदान, कंट्रीब्यूशन क्या है एजुकेशन में, ऑप्शन ए है व्यवहार परिवर्तन में, समायोजन में, नवीन अनुभव प्रदान करने में, या फिर उपरोक्त सभी। तो 50 नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। व्यवहार परिवर्तन में भी हम लोग चेंजेस कर सकते हैं व्यवहार को, समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट, नवीन अनुभव, न्यू एक्सपीरियंस में भी जो है अधिगम हम लोग को शिक्षा में क्या करता है, योगदान देता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो गया। आज हम लोगों ने 20 क्वेश्चंस को किए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से, जो कि इम्पॉर्टेंट है। आगे ही हम लोग और भी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, उसमें और ऐसे ही 20-20 करके या फिर 20-30 जितने भी होंगे उनको कवर करेंगे। और टीचिंग एप्टीट्यूड में झारखंड बीएड एंट्रांस एग्ज़ाम में 40 क्वेश्चन आते हैं, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है 40 क्वेश्चन। तो हम लोग को फोकस अधिक टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभियोग्यता पर रहेगा, ठीक है। तो ये रही आज की क्लास। कल हम लोग फिर नए क्वेश्चंस के साथ आएंगे, नए क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे।